Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD Government PG College, Barmer. Today, we will study about the essential features of an ideal internal check system. आज हम आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की आवश्यक विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आंतरिक निरीक्षण की कोई भी ऐसी प्रणाली निर्धारित नहीं की जा सकती जिसे सब प्रकार के व्यवसाय में लागू किया जा सके। इट मीन्स एवरी बिजनेस के लिए कोई एक सुटेबल जो है मेथड वो हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए उन्हीं के अनुसार व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली लागू करनी चाहिए। फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जो प्रत्येक आदर्श आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में पाई जानी चाहिए। वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों के संबंध में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रत्येक कर्मचारी उसको दिए गए कार्य के लिए योग्य होना चाहिए और उसके प्रारंभिक प्रशिक्षण का भी प्रबंध होना चाहिए। इट मीन्स एम्प्लॉय को जो हमने वर्क असाइन किया है, यदि एम्प्लॉय उसके लिए कैपेबल ही नहीं है, उसे उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है और न उसे ट्रेनिंग दी गई है, तो वह अपने काम को जो है वो परफेक्टली नहीं कर पाएगा। सेकंड है ईमानदारी। कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए। इसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने से पूर्व उसका पिछला इतिहास भी जानना चाहिए और जब तक कर्मचारी में ईमानदारी का गुण नहीं होगा तब तक छल कपट होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है जमानत। कर्मचारियों की जमानत भी ली जानी चाहिए ताकि गबन करने पर जमानत देने वाले से रकम वसूल की जा सके, यानी उनसे कुछ सिक्योरिटी मनी जो है वो डिपॉजिट रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है देखरेख। कर्मचारियों पर समुचित देखरेख होनी चाहिए, यानी उन पर कंटिन्यूसली वॉच होनी चाहिए ताकि यह विश्वास हो सके कि लोग उस कार्य को भली प्रकार कर रहे हैं जो उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का निर्धारण। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि गबन, हानि व अकुशलता के संबंध में किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सके, यानी उस पर्टिकुलर पर्सन की लापरवाही के कारण ये लॉस हुआ, तो इसके लिए जो है वो जिस काम को हमने जिस पर्सन को असाइन कर रखा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर्सन की मानी जाती है। नेक्स्ट है कर्तव्य का विभाजन। कर्तव्य विभाजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हम जब करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यह है फर्स्ट, किसी व्यवहार का पूर्ण नियंत्रण किसी एक के हाथ में न हो, यानी कोई एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे के सारे जो काम है वो एक ही पर्सन के हाथ में नहीं होने चाहिए। जैसे अगर किसी एक पर्सन को कैश का पूरा काम दे दिया तो वह उसमें गड़बड़ी करने का चांसेस उसमें रहता है, और अदरवाइज़ कैश कलेक्शन एक पर्सन करेगा, कैश बुक में एंट्री दूसरा पर्सन करेगा और जो है बिल बनाने का काम अलग पर्सन करेगा। तो ये एक काम को हमने 2-3 पर्सन्स में अलग अलग बांट दिया, तो इससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है जो व्यक्ति लेखा कार्य में लगे हुए हैं उन्हें संपत्तियों पर अधिकार नहीं देना चाहिए, यानी अकाउंटिंग वर्क अलग पर्सन के पास होना चाहिए और एसेट्स के रिगार्डिंग जो है वो अधिकार अलग पर्सन के पास होना चाहिए। जैसे रोकड़ बही व प्रतिभूतियाँ किसी एक व्यक्ति के पास ही नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई पर्सन कैश से सिक्योरिटीज़ परचेज़ करे और वह कंपनी के नाम परचेज़ नहीं करके अपने पर्सनल नाम से परचेज़ कर ले, तो ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्य विभाजन। इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की कम से कम एक बार स्वतंत्र जांच हो जावे, यानी जब हम कर्तव्य का विभाजन करते हैं तो एक पर्सन का काम दूसरे पर्सन के हाथों से होकर निकलना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारियों का हेर फेर, यानी रोटेशन करते रहना चाहिए। जैसे किसी पर्सन को कुछ दिन के लिए कैश का काम दे दिया, कुछ दिन अकाउंटिंग एंट्रीज़ का काम दे दिया, कुछ दिन काउंटर वर्क दे दिया, इस तरह से जो है उनमें रोटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य का अधिकृत किया जाना, यानी प्रत्येक व्यवहार को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन अपॉइंट किया जाना चाहिए कि यह पर्सन जो है इसकी परमिशन के बिना मतलब ये वर्क नहीं हो सकता।
व्यवहार तभी किया जाए जबकि वह किसी निश्चित अधिकारी द्वारा अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड कर दिया जाए। नेक्स्ट है अनिवार्य छुट्टियां। विश्वसनीय पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को साल में एक बार अनिवार्य छुट्टी दी जानी चाहिए ताकि उसकी एब्सेंस में कोई दूसरा पर्सन उस वर्क को हैंडल करे। तो यदि अगर उसमें कोई छल कपट या अशुद्धि हो तो वह सामने आ जाती है। अब है रिगार्डिंग अकाउंट्स यानी लेखों के संबंध में जो है कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें फर्स्ट है लेख की उचित सामग्री यानी पुस्त पालन की उचित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। यानी बुक कीपिंग के लिए प्रॉपर मेथड्स हमको फॉलो करना चाहिए जैसे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। खाता बही की स्वकीय संतुलन प्रणाली यानी सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रमाणकों को रखने व फाइल करने का उचित प्रबंध होना चाहिए यानी वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखने के लिए प्रॉपर फाइलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड है प्रक्रिया पुस्तिका। एक प्रक्रिया पुस्तक होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यवहार की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर का ब्यौरा होना चाहिए। यानी ये ट्रांजैक्शन हमने किया है तो किस किस वो चैनल से होकर गुजरा है। जैसे अगर गुड्स परचेज करना है तो परचेज करने के लिए सबसे पहले रिक्विजिशन फॉर्म भरा जाना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद में टेंडर मंगवाने चाहिए, फिर टेंडर पास होना चाहिए एंड देन ऑर्डर देना और उसके बाद में जब माल आ जाता है तो उसकी चेकिंग करना। तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट्स। व्यावसायिक व्यवहारों में आवश्यक प्रपत्रों यानी फॉर्म्स का प्रयोग होना चाहिए जैसे बीजक, क्रय आदेश आदि। तो ये प्रपत्रों को भी हमको सेव करके रखना चाहिए। अब है अदर फीचर्स यानी अन्य विशेषताएं। तो इसमें फर्स्ट है मशीनों का प्रयोग। तो यथासंभव मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे रोकड़ बिक्री रखने के लिए रोकड़ रजिस्टर यानी कैश रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। सेकंड है डाक पर नियंत्रण यानी बाहर से आने वाली डाक किसी उत्तरदायी अधिकारी यानी रेस्पॉन्सिबल पर्सन की देखरेख में ही खोली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आए और हर कोई उसे ओपन करके देख ले। नेक्स्ट है लोचदार। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लोचदार यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि उसे व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप डाला जा सके। जैसे यदि फैक्ट्री पीतल के बर्तन बनाती है तो वहाँ मजदूरी के भुगतान पर सामग्री की अपेक्षा अधिक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। यानी हमारा मेन फोकस जो है वो वेजेस के पेमेंट पर होना चाहिए, मटेरियल पर कम। और यदि यहीं फैक्ट्री अब चांदी के बर्तन बनाना शुरू कर दे तो हमारा जो है वो फोकस जो है वेजेस से हटाकर मटेरियल यानी क्योंकि चांदी सिल्वर जो है वो कॉस्टली होती है तो हमारा मेन फोकस जो है वो मटेरियल पे होना चाहिए, उस पर हमारा जो है वो अधिक कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। अब है आदर्श आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जो है उसमें क्या क्या सावधानियां हमको फॉलो करनी चाहिए यानी प्रिकॉशंस इन इंटरनल चेक। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित सावधानियां की ओर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया यानी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। प्रायः यह भ्रांति पाई जाती है यानी यह हमको भ्रम रहता है कि आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित यानी ऑटोमेटेड प्रोसेस है। इसके अंतर्गत एक बार लोगों के कार्यों को निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, तो सब काम व्यवहार में अपने आप ढंग से होते रहते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि आंतरिक निरीक्षण मशीन के जैसे ऑटोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें जो है मेन फैक्टर जो है वो रहता है ह्यूमन का, मानव तत्व इसमें अधिक होता है। तो अगर कहीं भी मानव के मस्तिष्क में कुछ गलत विचार आ जाते हैं तो फ्रॉड और कपट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उच्च अधिकारी का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह संबंधित प्रपत्रों की जांच के बाद भुगतान के लिए जारी किए गए चेक पर हस्ताक्षर कर दे, यानी डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले और उसके बाद में जो है वो चेक पर सिग्नेचर कर दे पेमेंट के लिए। यह संबंधित प्रपत्र बीजक, क्रय आदेश, स्टोर कीपर
का माल प्राप्ति पत्र आदि हो सकते हैं। यानी इन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद वो यह वेरीफाई करे कि इतना ऑर्डर दिया था और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इतना गुड्स जो है वो स्टोर में रिसीव हो गया है। किन्हीं कारणों से यदि यह उच्च अधिकारी बिना जांच किए ही चेक पर सिग्नेचर कर देता है, क्योंकि हो सकता है कि वह आलसी हो या अपने जो है अधीन कर्मचारियों पर बहुत अधिक विश्वास रखता है, उसके सबॉर्डिनेट्स पर बहुत अधिक विश्वास रखता है या अपने दृष्टिकोण से इस कार्य को अनावश्यक समझता है, तो यह गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार संभव है कि अन्य कर्मचारी भी जिनके कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए हैं वे अपने कर्तव्यों को उचित सतर्कता, सावधानी, निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा नहीं करते हों। यद्यपि ऐसा होना कठिन अवश्य प्रतीत होता है कि सभी कर्मचारी ऐसा रुख अपना लें, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण में तो एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिकली चेक किया जाता है। फिर भी प्रबंधकों द्वारा सुपरविज़न के अभाव में हो सकता है कि धीरे धीरे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में दोष यानी डिफेक्ट बढ़ते जाएं और वह जिस सावधानी के लिए लागू की गई थी वह सावधानी कायम न रहे। नेक्स्ट सेकंड है अधिकतम कमजोर कड़ी के संबंध में सावधानी। आंतरिक निरीक्षण की शक्ति उसकी सबसे अधिकतम कमजोर कड़ी की शक्ति से मापी जाती है, यानी उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है वो चेक करके उसको फैक्टर को सही किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार की कड़ियों को खोजकर उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। जैसे अगर व्यवसाय में कोई ऐसा एम्प्लॉय आ गया जो चोरी करने की आदत हो, तो वह बिजनेस से गुड्स को जो है वो धीरे धीरे करके जो है निकालता जाएगा। तो यदि ऐसी कोई कमज़ोर कड़ी है तो उसे यानी उस एम्प्लॉय को बिजनेस से निकाल देना चाहिए। तो इस तरह जो वीकनेसेस हैं वो हमको फाइंड आउट करके उनको ठीक करना है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास। आंतरिक निरीक्षण प्रमुख रूप से कर्मचारियों की कुशलता एवं ईमानदारी पर निर्भर करता है, अतः इनके विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी एम्प्लॉयज़ में जो है एफिशिएंसी और ऑनेस्टी का गुण जो है उसके लिए उनमें जो है वो डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि वो इंटरनली उनको ऐसा फील हो कि उनको कार्य जो करना है वो ईमानदारी से करना है और कुशलता से करना है। नेक्स्ट फोर्थ है उपकरण। यह मशीनी युग है और आजकल अधिकांश कार्य जो है इक्विपमेंट्स की सहायता से कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, अतः व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि बिल या रसीद काटने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया जाए, कंप्यूटर से जो है वो बिल बनने चाहिए, इस तरह हम मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है देखभाल यानी सुपरविज़न। प्रबंधकों द्वारा आंतरिक निरीक्षण की देखरेख करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं आ गया, कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, और यदि कोई डिफेक्ट आया है तो उसको जो है वो ठीक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण पुनर्निरीक्षण। कुछ वर्षों में आंतरिक निरीक्षण का बाह्य विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण पुनर्निरीक्षण कराया जाना चाहिए और उनमें आवश्यक सुधार भी किया जाना चाहिए। थैंक यू।